हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय एग्ज़ाम पॉइंट। कैसे हैं फ्रेंड्स? फिर से हम हाजिर हैं एक स्पेशल सेट सीरीज के तहत, जिसमें बीएसएससी इंटर स्तरीय प्रैक्टिस सेट को देखेंगे। एडुटेरिया पब्लिकेशन से यह प्रैक्टिस सेट्स हैं, वॉल्यूम 2 होगा। यह सभी एग्ज़ामों के लिए, ऐसे जीके जीएस के जो ऑल ओवर एग्ज़ाम इंडिया के, उन सभी एग्ज़ामों के लिए जीके जीएस रामबाण होंगे। बिल्कुल बेनिफिट मिलेगा इसको पढ़ने के बाद, इसे देखने के बाद। तो चलेंगे हम लोग क्वेश्चन पर। उससे पहले अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, लाइक शेयर कर दीजिए, ताकि हमें भी इसकी सहूलियत हो। तो चलेंगे। बीएसएससी जानते हैं 150 क्वेश्चन होते हैं। 75 क्वेश्चन आपके जीके के होंगे, 50 रीजनिंग एंड 25 ये मैं किसका 25 होते हैं, सॉरी मैं मैथ का होता है। तो 2 घंटा 15 मिनट मिलते हैं। हम लोग सिर्फ जीके जीएस का 75 क्वेश्चन देखने वाले हैं। एक छोटा सा वीडियो होगा 35 से 40 मिनट का। चलेंगे क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा 6.5 pH मान वाले 6.5 pH मान वाले एक विलियन में HCl की कुछ बूंदें मिलाने पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जो HCl होता है उसकी बूंदें मिलाने पर क्या प्रभाव होगा। तो पहला ऑप्शन है विलियन अधिक अम्लीय हो जाएगा और पीएच मान घट जाएगा, पहला ऑप्शन था। दूसरा ऑप्शन है विलियन अधिक अम्लीय हो जाएगा और पीएच मान बढ़ जाएगा। अधिक अम्लीय होगा, एक में पीएच मान घट जाएगा, दूसरा में पीएच मान बढ़ जाएगा, ठीक है। तीसरा में विलियन कम विलीन होगा और पीएच मान बढ़ जाएगा। इसमें कम विलीन होगा और पीएच मान बढ़ जाएगा। और विलियन अधिक क्षारीय हो जाएगा और पीएच मान बढ़ जाएगा। तो ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, विलियन अधिक विलियन के साथ उसका पीएच मान घटेगा। जब विलियन अधिक होगा, अम्लीय अधिक हो जाएगा, तो पीएच मान स्वाभाविक सा है उसका घटेगा, ठीक है। तो पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहला हम लोग का करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट। चलिए दूसरे नंबर प्रश्न में चलेंगे। रासायनिक परिवर्तन में निम्न में से कौन सी घटनाएं हो सकती है। रासायनिक परिवर्तन में कौन सी घटनाएं हो सकती है। ऑप्शन है रंग में परिवर्तन, किसी गैस का बनना, सी ऑप्शन में ऊष्मा प्रकाश का उत्सर्जन, और सी ऑप्शन में इनमें से सभी। तो क्या हो जाएगा आंसर इसका। तो इनमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा, क्या सभी। आप लोग भी इसको पॉज करके आप देखिए कौन सा आंसर होगा, उसको नोट डाउन कीजिए और लास्ट में बताइए आपके कितने मार्क्स आए हैं 75 में। तो आप लोग भी इसको रोक करके आप आंसर क्लिक कीजिए। चलते हैं 3 नंबर प्रश्न पर चलेंगे। 3 नंबर प्रश्न हो जाएगा सूची 1 को सूची 2 में से मिलाने पर। कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से मिलाने पर, ठीक है। तो मिलाइए। तो पहला है नायलॉन। नायलॉन का मैच किसके साथ हो जाएगा, देख सकते हैं। नायलॉन क्या है, नायलॉन आपका हो जाएगा यहाँ पे फाइबर। देखिए नायलॉन आपका फाइबर हो जाएगा। पीवीसी जानवे करते हैं, पीवीसी क्या हो जाएगा आपका, थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक कहाँ है, थर्मोप्लास्टिक ऊपर में है, पीवीसी थर्मोप्लास्टिक, और बेकेलाइट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। तो देख सकते हैं 1 का 3 देख सकते हैं, यहाँ भी है और यहाँ भी है। पीवीसी थर्मोसेटिंग था, तो 1 का 2, तो बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हमको मिल गया, बी इज द करेक्ट आंसर। तो नायलॉन फाइबर है, पीवीसी थर्मोप्लास्टिक है और बेकेलाइट थर्मोसेटिंग हो जाएगा। तो 3 का बी इज द करेक्ट आंसर। 4 नंबर प्रश्न देख सकते हैं। विद्युत शक्ति का ऐसा यूनिट क्या है। विद्युत शक्ति का पहला ऑप्शन है वोल्ट, दूसरा है एम्पियर, तीसरा है वाट और चौथा है जूल। तो विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक होता है वाट। सी इज द करेक्ट आंसर। 4 का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5वां क्वेश्चन से हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया है। हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए। आप लोग सबको मालूम ही होगा, बहुत आसान प्रश्न है। प्रोटीन के संश्लेषण के लिए, जीन के संश्लेषण के लिए, नाइट्रोजनी क्षारक के संश्लेषण के लिए, उपयुक्त में से कोई। तो प्रोटीन के संश्लेषण के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ए इज द करेक्ट आंसर 5 का। 6 नंबर प्रश्न में चलेंगे। जीवाश्म ईंधन प्राप्त होते हैं, जो जीवाश्म ईंधन है वह प्राप्त होते हैं, ठीक है। जीवाश्म ईंधन आपको प्राप्त होते हैं किससे, ठीक है। तो पहला ऑप्शन निर्जीव सामग्री का अवशेष, दूसरा है केवल पक्षियों के मृत अवशेष से, तीसरा ऑप्शन है केवल कीड़ों के मृत अवशेष से, चौथा है जीवित जीवों के मृत अवशेष से। तो आपका हो जाएगा जीवित जीवों के मृत अवशेष जीवाश्म ईंधन प्राप्त होते हैं, ठीक है। जो लाखों वर्ष पूर्व दब गए थे, उन्हीं से अवशेष प्राप्त हुए हैं। चलिए आगे नंबर क्वेश्चन चलेंगे, ठीक है। तो अगला हो जाएगा 7 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। एम्फीबिया वर्ग बनता है, जो एम्फीबिया बनता है,
एम्फीबिया बनता है किससे? पहला ऑप्शन हो जाएगा एम्फीबिया बताता है क्या? बहुत तेज़ी से चलने वाले नावों को, पहला ऑप्शन था। दूसरा ऑप्शन है केवल जल में ही रह सकने वाले पशु के। तीसरा ऑप्शन है केवल स्थल पर ही रह सकने वाले पशु से। चौथा ऑप्शन है जल और स्थल दोनों पे ही रह। एम्फीबिया वर्ग जानते हैं जल और स्थल दोनों पर रहते हैं एम्फीबिया वर्ग, जल में भी रहेगा और पानी में भी रहता है एम्फीबिया वर्ग, जानवे करते हैं। उभयचर वर्ग जिसको बोलते हैं, उभयचर, इसी को उभयचर बोलते हैं, उभयचर, उभयचर वर्ग भी इसी को कहा गया है, एम्फीबिया वर्ग जल और स्थल दोनों में। तो 7 का डी करेक्ट हो जाएगा। 8 देख सकते हैं मशरूम में पाए जाने वाला साधन क्या है? जो मशरूम है उसमें पाए जाने वाला पोषण का साधन डैश है। पोषण का साधन पूछ रहा है, मशरूम में पाए जाने वाले पोषण का साधन क्या हो जाएगा? पहला है मृतोपजीवी, दूसरा है हेलोजोइक, तीसरा है सहजीवी, चौथा है परजीवी। तो इस 8 का आंसर क्या हो जाएगा बताइए आप लोग? तो इसका 8 का आंसर ए इज द करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, मृतोपजीवी, मशरूम मृतोपजीवी है, ठीक है, 8 का ए इज द करेक्ट आंसर। 9 को देख सकते हैं, पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है। जो पेंडुलम घड़ी है तीव्र गति से चल सकती है कब? ग्रीष्म में, शीतकालीन में, वसंत में, वर्षा ऋतु में। तो कब चलेगा? तो सीधा सीधी है शीतकालीन में चलेगा। शीत में ना पेंडुलम की गति तीव्र हो जाती है, ठीक है, पेंडुलम की गति क्या हो जाएगी? शीत में तीव्र, क्योंकि इसका क्या होता है, आवर्त पथ जो होता है ना, आवर्त काल घट जाता है, आवर्त काल क्या होता है? घट जाता है, ठीक है। तो शीतकाल में तेज हो जाए, जब आवर्त काल घटेगा तो पेंडुलम घड़ी तेज चलने लगती है। इसी का उल्टा जब ग्रीष्म काल में इसका आवर्त काल बढ़ता है तो फलस्वरूप धीरे चलती है। पेंडुलम की जो घड़ी है ग्रीष्म काल में क्या होती है? धीरे चलती है। वह ऐसी पेंडुलम आवर्तकाल धीरे होती है तो वह सुस्त हो जाती है, ठीक है। तेज चलेगा शीतकाल में, ग्रीष्म में धीरे चलते हैं। 10 पे 9 का हो गया आपका शीतकाल, ठीक है। 10 का देखिए, ऊष्मीय आयनन सिद्धांत एक महत्वपूर्ण देन है। ऊष्मीय आयनन सिद्धांत पूछा जा रहा है सर। ऊष्मीय आयनन सिद्धांत एक महत्वपूर्ण देन है। पहला ऑप्शन है H.J. भाभा, दूसरा ऑप्शन है M.N. साहा की, तीसरा ऑप्शन है C.N. रमन की, चौथा है J.C. बोस की। तो ऊष्मीय आयनन सिद्धांत जो है 10 नंबर प्रश्न का, उसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए? तो इसका आंसर बी इज द करेक्ट हो जाएगा, M.N. साहा, M.N. साहा, ठीक है, याद रखिए ऊष्मीय आयनन सिद्धांत M.N. साहा। 11 नंबर क्वेश्चन को देख सकते हैं, ताप बढ़ने के साथ द्रव की सांद्रता क्या होगी? ताप के बढ़ने के साथ द्रव की सांद्रता क्या होगी? बढ़ेगी, घटेगी, अपरिवर्तित रहेगी, या द्रव की प्रकृति के अनुसार बढ़ेगा या घटेगा? तो क्या हो जाएगा? ताप बढ़ने के साथ द्रव की सांद्रता क्या हो जाएगी? तो घटेगी, ठीक है, बी इज द करेक्ट 11 का, ठीक है, घट जाएगा। चलिए 12 पर देख सकते हैं, कोशिकाओं में मौजूद जेली जैसे पदार्थ, जो कोशिकाओं में मौजूद जेली जैसे पदार्थ कहलाते हैं। जो जेली से पदार्थ क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म, क्रोमोसोम, क्लोरोप्लास्ट, साइटोप्लाज्म। तो कोशिकाओं में मौजूद जेली जैसे पदार्थ क्या कहलाएंगे बताइए? 12 का क्या आंसर हो जाएगा? तो साइटोप्लाज्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी इज द करेक्ट, साइटोप्लाज्म, ठीक है, साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म आंसर हो गया। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन को ही देख लीजिए साथ में। निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से कौन अपने बेटे के साथ भौतिक के नोबेल पुरस्कार का सह विजेता था? 13 नंबर क्वेश्चन पूछा, एक फिजिक्सियन थे और उन्हें नोबेल मिला था, बेटे के साथ भी उन दोनों को मिला था। तो पहला ऑप्शन है मैक्स प्लांक, अल्बर्ट आइंस्टीन, विलियम हेनरी वेग और एनरिको फर्मी, ठीक है। तो ये कौन हो जाएंगे बताइए आप लोग? तब विलियम हैरी बेग हो जाएगा। विलियम हैरी बेग है ना, अपने बेटे के साथ उनको नोबेल पुरस्कार मिला, दोनों सह विजेता के रूप में, ठीक। चलिए आगे चलेंगे 14 नंबर प्रश्न पर। एक सितार में किस प्रकार की ध्वनि तरंगें उत्पन्न हो सकती है? जो सितार होती है उसमें पूछा ना किस तरह टाइप के ध्वनि तरंगें उत्पन्न होती है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा अप्रगामी प्लस अनुप्रस्थ, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा प्रगामी प्लस अनुप्रस्थ, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा अप्रगामी प्लस अनुदैर्घ्य, चौथा ऑप्शन हो जाएगा प्रगामी प्लस अनुदैर्घ्य। क्या आंसर हो जाएगा 14 का? तो 14 का हो जाएगा अप्रगामी प्लस अनुप्रस्थ, अप्रगामी प्लस अनुप्रस्थ, ठीक है। तो ए इज द करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, याद रखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है VVI 14। चलिए 15 किसी ध्वनि की तीव्रता को कम करने के लिए हमें, किसी ध्वनि की तीव्रता को कम करने के लिए हमें, पहला ऑप्शन हो जाएगा इसका ध्वनि के कंपन की आवृत्ति को कम करना चाहिए, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा ध्वनि के कंपन की आवृत्ति को बढ़ाना चाहिए, तीसरा हो जाएगा ध्वनि के
कंपन के आयाम को कम करना चाहिए, आयाम को, वहाँ आवृत्ति था, यहाँ आयाम को कम और फिर आयाम को बढ़ाना। तब देखिए ध्वनि की तीव्रता को कम करने के लिए हमें उसे क्या होगा, ध्वनि का जो आयाम है ना, ध्वनि की कंपन के आयाम को भी कम करना होगा। ठीक है, तो कम करना होगा तो सी इज द करेक्ट, 15 का सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन को देखिए, निम्नलिखित में से किस प्रकार की तरंगों को यात्री दृष्टि उपकरण के रूप में, निम्नलिखित में से किस प्रकार के तरंगों को यात्री, देख सकते हैं किस प्रकार के तरंगों को यात्री दृष्टि उपकरण में प्रयोग में लाया जाता है। तो रेडियो तरंग का, सूक्ष्म तरंग का, अवरक्त तरंग का, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 16 का क्या हो जाएगा, अवरक्त तरंग का। ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 17 को देख लीजिए, निम्नलिखित विद्युत चुम्बकीय तरंगों विकिरणों में से, निम्नलिखित विद्युत चुम्बकीय विकिरणों में से किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है। 17 में था किसकी ऊर्जा, दिश प्रकार का, अवरक्त किरणें का, पैरावैगनिक किरण का या एक्स किरण का। तो अब बताइए इसमें कौन सा हो जाएगा, तो एक्स किरण का। ठीक है, डी इज द करेक्ट हो जाएगा 17 का। तब विद्युत चुम्बकीय तरंगों में किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है, तो एक्स किरण का। ठीक, अगला प्रश्न देखिए 18 नंबर, ओजोन अणु के कोणीय आवृत्ति में सिग्मा और पाई आबंध कितने होते हैं। देखिए सिग्मा भी पूछा है और पाई आबंध भी पूछा है। ठीक है, ओजोन में मतलब O3 में पूछ दिया। तो 1 सिग्मा प्लस 1 पाई, 2 सिग्मा प्लस 1 पाई, 1 सिग्मा प्लस 2 पाई या 2 सिग्मा 2 पाई। तो बताइए क्या हो जाएगा। तो इसमें देखिए 2 सिग्मा होता है, 1 पाई होता है, 2 सिग्मा और 1 पाई। बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा 18 का बी। 19 देखिए, जब किसी चालक विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो विलयन का रंग बदल जाता है। ठीक है, तो यह क्या इंगित करेगा। क्वेश्चन को देख रहे होंगे, विद्युत धारा में जो होती है, किसी चालक के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो विलयन का रंग बदल जाता है, तो यह क्या इंगित करेगा। ठीक है, ऑप्शन देख सकते हैं, धारा का रासायनिक प्रभाव, धारा का तापीय प्रभाव, धारा का चुंबकीय प्रभाव, धारा का बिजली का प्रभाव। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, तो धारा का रासायनिक प्रभाव हो जाएगा, रासायनिक प्रभाव। ठीक है, ए करेक्ट। 20 नंबर देख सकते हैं, श्वसन प्रणाली किस भाग में गैसीय विनिमय, जो श्वसन प्रणाली किस भाग में गैसीय विनिमय होता है, जो श्वसन प्रणाली है किस भाग में गैसीय विनिमय होगा। तो एल्वियोली, ग्रसनी, स्वर यंत्र या श्वास नली। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बताइए। तो इसका हो जाएगा एल्वियोली, एल्वियोली इज द करेक्ट, 20 का पहला इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 21 में देख लीजिए, 21 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग है जो एक एयर कंडीशनर के रूप में कार्य करता है। एयर कंडीशनर के रूप में कौन सा अंग कार्य करता है बताइए। ठीक है, कौन सा अंग, तो ऑप्शन देख सकते हैं, स्वरतंत्र, ग्रसनी, नासिका, श्वास नली। तो आपकी हो जाएगा सर नासिका, सी इज द करेक्ट आंसर है 21 का। ठीक है, एयर कंडीशनर नासिका। अगला चलिए, मरुस्थलीय पौधे की कुछ विशेषता निम्नलिखित है। जो मरुस्थलीय पौधे हैं उसकी विशेषता पूछा गया है। ठीक है, वे, पहला है वे वातसर्जन के माध्यम से बहुत सारा पानी खो देता है। ऐसा तो बात हमको नहीं लग रहा है, ना ऐसा बात नहीं है। इनकी पत्तियां सदैव चौड़ी और चपटी होती है। हाँ, ये हमको थोड़ी सी सदैव कह रहा है, लेकिन गलत, चौड़ी और चपटी, चौड़ी नहीं होती है, चपटी होती है, चौड़ी नहीं होती है। ठीक है, वे उत्सर्जन के माध्यम से बहुत कम पानी खोते हैं। हाँ, ये सही है, तो सी तो करेक्ट हो जाएगा पहला। और इनकी जड़ें मिट्टी में बहुत गहराई तक, हाँ ये भी सही, क्योंकि उसको जल के खोज में बहुत अंदर तक चला जाता है बेचारा। ठीक है, तो इसका 3 और 4 आंसर हो जाएगा 22 का। 3 और 4 कहाँ है, देखिए डी आंसर में आ जाए, मिल गया डी में। ठीक है, अगला देखिए 23 नंबर, निम्न मिश्र धातुओं में से किस में तांबे की मात्रा अधिकतम होती है। तांबे की मात्रा कितना, पीतल में होगा, जर्मन सिल्वर में होगा, कांसा में होगा या गन मेटल। तो तांबे की मात्रा किस में सर, कांसा में, कांसा में, CuSN, हाँ कांसा में सबसे अधिक होती। चलिए तो 23 क्वेश्चन 24 नंबर पाइए, आधुनिक आनुवांशिकी के जनक पूछता है। ठीक है, कि उपाधि किसे दी गई है, आधुनिक आनुवांशिकी के जनक सबको मालूम है, ग्रेगर जोहान मेंडल, सी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए 25 नंबर पर आते हैं हम लोग। पुष्प के केंद्र के भाग को हम क्या कहते हैं, जो पुष्प है उसके केंद्र के भाग को क्या कहिएगा। ठीक है, पुष्प के केंद्र के भाग को हम लोग क्या कहेंगे। ठीक है, पुष्प के केंद्र के भाग को हम क्या कहते हैं, स्त्री केसर, पुकेसर, परागकण या परागकोश। तो क्या हो जाएगा, तो परागकण हो जाएगा। ठीक है, परागकण, सी द करेक्ट आंसर। ठीक है, परागकण होता है, पुष्प के केंद्रक भाग को परागकण ही कहते हैं। चलिए सी, माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से
स्काईडिंग करने वाली पहली महिला कौन बनी है? 21,500 फीट से स्काईडिंग करने वाली पहली महिला कौन बन गई है? ठीक है, तो देख सकते हैं बछेंद्री पाल, अरुणिमा सिन्हा, मालवर्थ पुन्ना या शीतल महाजन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए? शीतल महाजन हो जाएगा। ठीक है, शीतल महाजन 26 का। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से किस वर्ष 2024 में कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया गया? जो भारत रत्न मिला है ना, तो ये 24 को कितने लोगों को मिला है? सबको मालूम है, 3 को, 4 को, 5 को या 6 को। भारत रत्न 5 लोगों को मिला है। ठीक है, 5 लोगों को भारत रत्न सर मिला है। ठीक है, तो 5 लोगों को भारत रत्न मिला है, सबको मालूम ही होगा। अब किन किन को मिला हम आपको बता देते हैं। एक हमारे बिहार के भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं कर्पूरी ठाकुर। ठीक है, एक कर्पूरी ठाकुर हुआ। दूसरा कौन थे? हाँ, भूतपूर्व प्रधानमंत्री कौन हैं? ये चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह हैं। उसके बाद BP नरसिम्हा राव हैं तीसरे। चौथे कौन हो जाएंगे? हरित क्रांति के जनक कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन। ठीक है, MS स्वामीनाथन है। ठीक है, तो हो गया। कर्पूरी ठाकुर है। उसके बाद हाँ, एक लाल कृष्ण अडवाणी छूट गया, सॉरी, लाल कृष्ण अडवाणी। तो फिर से हम बोल देते हैं कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण अडवाणी, चौधरी चरण सिंह, BP नरसिम्हा राव और हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन। 5 लोगों को मिला है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 किसे सम्मानित किया गया है? तो 58वां 2 लोगों को सम्मानित किया गया। बिल्कुल करंट अफेयर जो जानते हैं उनको मालूम होगा। एक है स्वामी रामभद्राचार्य हैं, एक है गुलजार। इन दोनों को मिला है। ठीक है, A और B, D द करेक्ट आंसर हो जाएगा 28 का आपका। ठीक है, तो इन दोनों को मिला है। ठीक है, चलिए 58वां याद रखिएगा 58। ठीक है, हाँ। अब एक और बताते हैं, गुलजार को जो मिला है उर्दू भाषा के लिए। ठीक है सर, उर्दू भाषा के लिए इनको प्रदान किया गया, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। 29 नंबर देख सकते हैं, 71वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2024 के विजेता कौन है? ठीक है, तो इसके कौन है? क्रिस्टीना पिचकोवा, कैरोलिना विस्कासवासवा, यास्मीना जाइटोन और सिन्नी शेट्टी। तो 71वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2024 किसको मिला है? क्रिस्टीना पिचकोवा। ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए 29 का ये हो गया। 30 देखिए, भारतीय नौसेना और बांग्लादेश की नौसेना के बीच द्विपक्षीय बोंगो सागर हुआ। बोंगो सागर 2023 ये कहाँ हुआ है सर? बोंगो सागर तो देखिए विशाखापत्तनम, कोच्चि, चेन्नई, अंडमान निकोबार। देखिए विशाखापत्तनम सही हो जाएगा। बोंगो सागर 2023 भारत और बांग्लादेश। चलिए आगे चलेंगे। 11 रूल्स फॉर लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? 11 रूल्स फॉर लाइफ पुस्तक के लेखक, पहला ऑप्शन है चेतन भगत, दूसरा है मार्गरेट एटवुड, लिहकोनेन और रघुराम जी राजन। तो 11 रूल्स फॉर लाइफ जो है पुस्तक किसकी लेखक है? चेतन भगत का है। ठीक, 11 रूल्स फॉर लाइफ बहुत अच्छा पुस्तक है। चलिए, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने चिकित्सा विज्ञान में हालिया प्रगति विषय पर मेदांता कॉलेज 2023 का उद्घाटन किया? मेदांता कॉलेज का। ठीक है, हालिया में हुआ है। ठीक है, तो किसके द्वारा हुआ? मेदांता कॉलेज उद्घाटन किया गया। ठीक है, नीतीश कुमार, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह। देखिए अपने नीतीश कुमार जी हैं, 9वें जो मुख्यमंत्री बने हैं नीतीश जी, उन्हीं के माध्यम से यह आयोजन किया गया है वेदांता। ठीक है, पटना में किया गया है वेदांता कनक्लेव 2023 का हालिया में। ठीक है, यह पटना में इसका आयोजन हुआ था, इसका उद्घाटन वही किए हैं। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। बिहार के किस पंचायत को बाल हितैषी ग्राम पंचायत पुरस्कार दिया गया है? बाल हितैषी ग्राम पंचायत, तो इमामगंज, अखोरी गोला, कुटुम्बम या कोसियावा। तो इसको किसको मिला है? तो कोसियावा को मिला है। ठीक है सर, कोसियावा। बिहार के किस पंचायत को बाल हितैषी ग्राम पंचायत मिला है? तो कोसियावा को। आगे चलिए 34 नंबर, निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रधानमंत्री जन धन आरोग्य, देखिए PMJDY प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत लाभार्थियों की अधिकतम संख्या रही है? तो उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, राजस्थान। ये 4 ऑप्शन है आपके पास, बताइए कौन सा होगा? आप लोग क्लिक करिए, कमेंट कर बताइए। ठीक है, तो बिहार हो जाएगा, इसका आंसर बता देते हैं। ठीक है, बिहार हो जाएंगे। अभी बिहार का राज्यपाल कौन है? कमेंट बॉक्स में कीजिए, जल्दी बताइए। आप लोग के आज का क्वेश्चन है, बिहार के राज्यपाल कौन है? चलिए तो चलेंगे 35 नंबर प्रश्न पे। 35 नंबर प्रश्न पे आ जाइए। निम्नलिखित में से किस फुटबॉल खिलाड़ी ने अक्टूबर 2023 में 8वां बैलन डी पुरस्कार, देखिए 8वां बैलन डी पुरस्कार मिला है? ठीक है, इन किसको मिला है 8वां बैलन डी पुरस्कार? तो देख सकते हैं, ऑप्शन सुनिए। लियोनेल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, किलियन एम्बापे या नेमार। तो लियोनेल मेसी को मिला है। ठीक है, 8वां बैलन डी पुरस्कार।
चलिए आगे चलेंगे। 36 में भारतीय स्टेट बैंक ने हाल ही में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो स्टेट बैंक पूछ रहा है जसप्रीत बुमराह, MS धोनी, सौरव गांगुली, विराट कोहली। तो MS धोनी हो जाएंगे, ठीक है। MS धोनी ब्रांड एम्बेसडर है, ठीक है, भारतीय स्टेट बैंक। चलिए, और स्टेट बैंक की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुआ था और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में, सबको मालूम ही है। चलिए आगे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी के दांडी मार्च के उद्देश्य से बिल्कुल भी नहीं जुड़ा हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, नमक कानूनों के प्रावधान की अवहेलना करना, स्वराज के लिए देशव्यापी जन भागीदारी हासिल करना और विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करना। कौन नहीं शामिल है? तो विदेशी कपड़ों का जो बहिष्कार था ना, यह शामिल नहीं था दांडी मार्च में, ठीक है। तो चलिए जानवे करते हैं। सविनय अवज्ञा का जो कार्यक्रम था 22 मार्च 1930 को हुआ था और 6 अप्रैल 1927 को दांडी वाला जो था ये खत्म हो गया। 24 दिन चला था। 78 अनुयायियों, जानवे करते हैं, 78 अनुयायियों के साथ था। 24 दिन चला था, आप लोग को मालूम होगा। और 241 मील, याद रखिएगा, 241 मील वो चले थे, ठीक है। दांडी शहर पहुंचकर नमक कानून को भंग किया गया था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। कुछ फैक्ट बताया था, सब बताएंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए शॉर्ट में चल रहे हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे शाह आलम बहादुर का खिताब जीता है? शाह आलम बहादुर शाह का खिताब जीता है। तो अजीमुल्ला, विरजीश कादिर, बख्त खां या हसन खां, ठीक है। तो कौन हो जाएंगे बताइए? तो इसके कौन से 1857 विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहेब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? तो बख्त खां को, सबको याद होना चाहिए, बख्त खां, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा। निम्न में से कौन सी सभा दादा भाई नौरोजी के द्वारा स्थापित की गई थी? ठीक है, तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा कौन सी सभा स्थापित की गई थी? नहरुमाई मजदयान सभा, मुस्लिम लीग, खुदाई खिदमतगार और सोशल सर्विस लीग। तो कौन सा सभा चालू किया गया था? तो रहनुमाई मजदयान, हाँ, मजदयान सभा को चालू किया गया था, ठीक है, ए करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए 40 नंबर। निम्नलिखित में से किस वर्ष अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का गठन किया गया? अखिल भारतीय महिला सम्मेलन, ठीक है। तो 1927 में, 1929 में, 1931 में, 1933 में अखिल भारतीय महिला संगठन, ठीक है। इसका कब हुआ था? तो 1927, ए इधर करेक्ट आंसर 40 का। चलिए 41 देखिए। भारत की विदेश नीति के गुलजार सिद्धांत, ठीक है, गुलजार सिद्धांत किस प्रधानमंत्री के काल में प्रतिपादित किया गया? ठीक है, भारत की विदेश नीति का गुलजार सिद्धांत किस प्रधानमंत्री के काल में प्रतिपादित किया गया था? पहला इंदिरा गांधी है, BP नरसिम्हा राव है, अटल बिहारी वाजपेयी हैं और HD देवगौड़ा। चारों ऑप्शन हैं, कौन सा आंसर हो जाएगा? तो इसका HD देवगौड़ा हो जाएंगे, ठीक है। सॉरी, HD देवगौड़ा डी में है यहाँ पे, HD देवगौड़ा, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा है प्रश्न। अगला क्वेश्चन है, संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षु के लिए बनाए गए नियमों का संकलन किस ग्रंथ में? नियम जानवे करते हैं, नियम कौन सा हो जाएगा? तब विनय पिटक, विनय पिटक में नियम है, ठीक है, जो भी नियम है विनय पिटक में संकलित है, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन है? गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो विष्णुगुप्त हो जाएगा, ठीक है। विष्णुगुप्त गुप्त वंश का अंतिम शासक, गुप्त वंश संस्थापक श्रीगुप्त है, ठीक है। आएगा गुप्त संबंध भी चलाया गया था 319-320 में, 319-320 में चलाया गया था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी की चिन्ह प्रस्तावित है? तो कौन सा मौर्य स्तंभ में? तो कसिंका, देख सकते हैं, राजनाथ स्तंभ कसिंगा, यही है, कसिंका स्तंभ में ही ना इसको अंकित किया गया। चलिए और आगे। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव को पारित किया था, कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? जो भारतीय छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित, उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे सो पूछा। तो वही न थे 39-45 मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, और कौन होंगे? ये बी। आगे चलिए 46 नंबर पाइए। पांडुलिपियों का क्या महत्व होता है? जो पांडुलिपि होते हैं उसका महत्व क्या पूछा गया है, ठीक है। तो पांडुलिपि का ऑप्शन यहाँ दे बहुत सारा दे दिया चुनने के लिए। तो प्राचीन ज्ञात विज्ञानी की बातों की चर्चा की गई है, पूछा जा रहा है। तो प्राचीन, ये बात सही है, चर्चा तो किया गया था। दूसरा है राजाओं के जीवन की चर्चा की गई, ये भी सही, हाँ किया गया।
तीसरा है धार्मिक मान्यता और व्यवहारों की चर्चा की गई है, नहीं करेगा, हाँ करेगा ही ना, पांडुलिपि बिल्कुल करेगा। और स्तंभ लेखों से अध्ययन में मिला है, नहीं ये गलत है। तो 1 2 3 सही है और 4 गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन में देख लीजिए 1 2 3 1 2 3 1 2 3 है, बी ऑप्शन था, ठीक है। चलिए आगे देखें 41, निम्नलिखित सल्तनत शासकों में से कौन अफगान मूल के थे? अफगान मूल के कौन थे सर? तो लोदी थे, खिलजी थे, तुगलक थे। तो लोदी हो जाएगा, ठीक है, लोदी। आगे चलिए 48, भारत में सर्वप्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैलियों से निर्मित हुआ था, कौन सा मकबरा है? शुद्ध इस्लामी शैलियों से निर्मित होने वाला मकबरा पूछ दिए, ठीक है। तो देख सकते हैं हुमायूं का मकबरा, बलबल का मकबरा, ऐबक का मकबरा या अलाउद्दीन का मकबरा। तो ठीक है, ये हो जाएगा आपका सर बलबन का मकबरा जो है, ठीक है, यही है आंसर। चलिए अगले प्रश्न में चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन फारसी का प्रथम कवि था जिन्होंने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चिन्हित किया? तो अमीर खुसरो पहला ऑप्शन हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है अमीर हसन, तीसरा है फैजी, चौथा है इनमें से दोनों। तो अमीर खुसरो हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला आइए 50, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उन्हें कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है, ठीक है। कालक्रम सजाइए। मोहम्मद तुगलक द्वारा राजधानी का स्थानांतरण, ये ठीक है। कहाँ चले गए, एक सेकेंड। तो यहाँ कहाँ, तो कालक्रम को हमको सजाना है, ठीक है। तो मोहम्मद तुगलक द्वारा राजधानी का स्थानांतरण ये कब हुआ था सर? कोई बता सकते हैं? सजाइए। अफगान षड्यंत्र, ये फिर जलाउद्दीन खिलजी की हत्या, तराइन का, हाँ तराइन का द्वितीय, ई पहला हो जाएगी, तो ठीक है, ई पहला हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप 3 में देखिए, 3 ऊपर में क्या है देखिए, जलाउद्दीन खिलजी, ये हो जाएगा दूसरा, हाँ तब तो पकड़ा ही गया। ये हो जाएगा तीसरा, ये हो जाएगा चौथा, हाँ तो उल्टा है, 4 3 2 1, 4 3 2 1, पहला आंसर पर आ ही गया। चलिए और आगे, पंचायत समिति के प्रावधान प्रमुख का चुनाव कौन कराता है? कौन कराता है प्रधान पंचायत समिति का चुनाव? सरपंच, उप सरपंच द्वारा, पंचायत समिति के सदस्यों द्वारा, प्रस्तावित पुलिस बल के द्वारा। तो संबंधित क्षेत्र के समस्त मतदाता द्वारा, पंचायत समिति के सदस्यों द्वारा, उप सरपंच के द्वारा और सरपंच के द्वारा। तो पंचायत समिति के प्रावधान प्रमुख का चुनाव कौन करता है? तो सीधा सीधी इसका आसान प्रश्न ही था, पंचायत समिति के सदस्य करेंगे, बात खत्म है, सीधा करेक्ट 51 के। 52 नंबर क्वेश्चन होगा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को हम भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य, जो नीति निर्देशक DPSP है उसको शामिल किया गया है, ठीक, भारतीय संविधान, उसका उद्देश्य क्या है? तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? राजनीतिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। दूसरा है भारतीय प्रजातंत्र को स्थापित करना। तीसरा है गांधीवादी प्रजातंत्र को स्थापित करना। चौथा है सामाजिक आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। तो आपका यही है, सीधा सीधी लग रहा है आपको, यही सही होगा। तो सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना राज्य के नीति निर्देशक संसद को शामिल करने का अर्थ था। 53 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, संघीय सरकार का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? जो संघीय सरकार है उसका महत्वपूर्ण लक्षण क्या हो जाएगा, ठीक है। तो संघ, पहला ऑप्शन देख सकते हैं संसद की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की सर्वोच्चता। तीसरा ऑप्शन संघ और राज्य की सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन। और चौथा है एक हरी नगरीयता। लेकिन नहीं, संघीय सरकार का मतलब होता है संघ और राज्यों के बीच की शक्ति का विभाजन, ठीक है। तो 53 का सीधा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 54, भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा? सबको मालूम है 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, ये इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा है? तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, ठीक, आसान क्वेश्चन है। अब प्रथम बैठक जो हुआ था संविधान सभा का 9 दिसंबर 1946 को, जिनके अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे, ठीक है। तथा अंतिम बैठक जो हुआ था 26 नवंबर 1949 को संपन्न हुआ था। प्रथम 9 और फिर 26 को याद रखेंगे। इस प्रकार जो भारत का संविधान बनने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था। तो दोनों को जोड़ दीजिए ना, प्रथम 9 दिसंबर 1946 घटा दीजिए, सॉरी, और 26 नवंबर 1949 को, तो बस 26 नवंबर 1949, 9 दिसंबर 1946, तो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगा, ठीक है। तो यही इसका करेक्ट आंसर है। चलिए 55 पाइए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत अनुच्छेद 19 स्वतः ही निलंबित हो जाता है? देखिए 19 जो है, अनुच्छेद 19 है, वह स्वतः निलंबित कब होगा?
अनुच्छेद 359 का आर्टिकल के यूज होकर, 58 का या 252 58 का, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन को समझ गए होंगे शायद आप लोग। तो देखिए इसका आंसर हो पहले हम सुन लीजिए आप, जो स्वतः निलंबित हो अनुच्छेद 359 के तहत ए होएगा करेक्ट पहले 55 का। अब सुनिए क्यों। जब राष्ट्रपति 352 के तहत राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करते हैं या बाह्य आक्रमण से स्थिति में होता है, तो अनुच्छेद 19 जो है, निम्नलिखित सभी मौलिक अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं। अनुच्छेद 19 358 में एक 358 जो भी देल है यहाँ पे, ये देख सकते हैं 358। तो 358 में जबकि अनुच्छेद 358 के तहत स्वतः निलंबित, हम क्या सही नहीं बोले हैं? हाँ ठीक है, ठीक। और जबकि अनुच्छेद 359 में अन्य मूल अधिकारों को निलंबित से संबंधित है, अन्य 359, तो अनुच्छेद के अंतर्गत अनुच्छेद निलंबित हो जाते हैं। निम्न में से किस अनुच्छेद के अंदर? शायद इसका तो 358 देना चाहिए था। अन्य मूल अधिकार वो 359 के तहत होता है, जैसे 20 और 21। ठीक है, चलिए इसको क्रॉस चेक आप लोग, हमको जहाँ तक मालूम है। आगे बढ़ते हैं 56 पे। भारत के प्रधानमंत्री की क्या होती है? नियुक्ति होती है, निर्वाचित, मनोनीत या चयनित? सर नियुक्ति होता है। भारत के प्रधानमंत्री 56 के ये नियुक्ति होते हैं। ठीक है, अब अनुच्छेद 75 के 75 आर्टिकल, अनुच्छेद 75 आर्टिकल के तहत, ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक होता है, भारत के प्रधानमंत्री को नियुक्त किया जाता है। ठीक है, चलिए, मतलब वास्तविक जो कार्यकारी शक्ति इन्हीं के पास होती है, निहित। अगला, सूर्य और पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? सूर्य और पृथ्वी के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहेंगे? अपसौर, विषुव, उपसौर, या इनमें से कोई नहीं? बताइए। तो इसका हो जाएगा सर उपसौर हो जाएगा, सूर्य पृथ्वी के बीच उपसौर। चलिए 58वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती? ठीक है, सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल। ठीक है, किससे नहीं मिलती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, भूटान के साथ किसका नहीं मिलेगा? तो सर मेघालय का नहीं मिलेगा, बाकी सिक्किम, अरुणाचल और पश्चिम बंगाल के मिलेंगे। ठीक है, तो भूटान के साथ ये सब 99 करते हैं, तो भूटान कितना किलोमीटर साझा करता है टोटल? लेकिन राज्य टोटल तो है, राज्य में कौन कौन थे? अरुणाचल, एगो असम, फिर बंगाल, सिक्किम, पश्चिम मेघालय। ये पश्चिम मेघालय ये नहीं है। भूटान के साथ सर्वाधिक सीमा साझा करता है असम। ठीक है, याद रखिएगा इसको। तो ये नहीं है, बाकी सब होंगे। चलिए, अनुसूची 1 अनुसूची 2 को सम्मिलित करना है सूची को। ठीक है, उत्तर देना है। पहला जनजातीय समूह है, दूसरा में देश हो जाएगा। तो जनजातीय समूह यहूदी कहाँ है? तो सर सीधा सीधी है, इजराइल के पास हो जाएगा। यहूदी कहाँ आ जाएगा? तो इजराइल के पास है। ठीक है, यहूदी कहाँ? इजराइल के पास। डेटा जो जनजातीय समुदाय है वो कहाँ पर हो जाएगा? डेटा लीबिया डेटा लीबिया के साथ हो जाएगा। ठीक है, 2 के 3 और 1 के 4। बेंजा बताइए, बेंजा जनजाति बताइए, बेंजा जनजाति। तो बेंजा कहाँ हो जाएगा बताइए कोई नहीं? बेंजा आपका मिस्र हो जाएगा। ठीक है, मिस्र। और लूर कहाँ हो जाएगा? तो ईरान। ठीक है, तो 1 का 4 2 का 3। देखिए हम मैच करिए, देखते हैं। 1 का 4 और 2 का 3। 1 का 4 हाँ, ये 1 का 2 था ना यार। ये गलत लिख दिया है, यहाँ नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ देख ही लग सकते हैं। 4 3 2 1। चलिए आगे चलेंगे। ऐसे बता दें हम आपको, करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित प्रकार के मेघों में से कौन से आकाश में उच्चतम स्तर में दिखाई देता है? जो मेघ होता है ना, आकाश में उच्चतम स्तर तक दिखाई देता है। ठीक है, मध्य कपास, उसके बाद है पक्षाव कसाव, एंड उसके बाद है कपासी वर्षा और स्तरीय वर्षा। तो देखिए क्वेश्चन इसका होगा पक्षाव कसाव हो जाएगा। ठीक है, अत्यधिक उच्चतम स्तर पर दिखाई देता है। चलिए 61 नंबर, निम्न नदियों के नाम को दिए गए हैं। लंबाई के दृष्टिकोण से इन नदियों को घटता हुआ क्रम, सबसे लंबी से आरंभ तक सबसे छोटी तक क्या होगा? ठीक है, सबसे लंबी से
सबसे छोटी तक पूछा था। महानदी है, कृष्णा है, गोदावरी है और नर्मदा है। तो सबसे बड़ी नदी इसमें करीब बात कर दीजिएगा तो कौन सा हो जाएगा? तो गोदावरी हो जाएगा इसमें सर। गोदावरी हो जाएगा 1465 किलोमीटर, कृष्णा 1400, नर्मदा 1322। और कौन होगा? नहीं मिल रहा है, कुछ सोचना पड़ेगा। नर्मदा कितना होगा? हाँ, तो एक और दो, पहले 1 2 देखिए कहाँ पर है, 1 और 2 मिल गया, ठीक है। 1 2 तो मिल गया, तो 1 2 मतलब सीधा सीधी सी हो गया, बात खत्म रखिए। लेकिन इसे मिला देते हैं। गोदावरी का देखिए 1400, कृष्णा का 1400 सीधे 1465 रूस 1400, और नर्मदा का 1322 है, और महानदी का 851, ठीक है। चलिए 62 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। भारत की क्षेत्रीय सीमा तट के कितने समुद्री मील किलोमीटर तक समुद्री क्षेत्र को फैला हुआ है? ठीक है, तो कितना समुद्री मील तो जानवर करते हैं, 12 नॉटिकल मील होता है, ठीक है। 12 नॉटिकल मील 21.9 किलोमीटर, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अब पीर पंजाल कह रहा है, पीर पंजाल लघु हिमालय के बीच, कंचनजंगा लघु हिमालय के बीच, और काराकोरम ट्रांस हिमालय के बीच, और करेवा जम्मू कश्मीर के बीच है, ठीक है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा देख लीजिए, कंचनजंगा लघु हिमालय, ठीक है, कंचनजंगा लघु हिमालय। चलिए आगे चलते हैं। चलिए 64 नंबर, भारतीय मुद्रा बाजार के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? ठीक है, तो मुद्रा बाजार में पूछ रहा है कौन सम्मिलित नहीं है? सहकारी बैंक, वाणिज्यिक पत्र, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक या ट्रेजरी बिल। तो कौन सम्मिलित नहीं होगा? तो ठीक है, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक जो है ना, यह सम्मिलित नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, भारत में नाबार्ड बैंक पुनर्आवर्तित उपलब्ध नहीं कराता है नाबार्ड बैंक। तो अनुसूचित व्यापारिक बैंकों को, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को, निर्यात आयात बैंकों को, राज्य भूमि विकास बैंकों को, नाबार्ड के पुनः बैंक की बात हो रहा है। तो इसका हो जाएगा आयात निर्यात बैंकों को, ठीक है, आयात निर्यात बैंकों के लिए। चलिए आयात निर्यात बैंक। अगला देखिए, आयात निर्यात बैंक हो गया, ठीक है। किस बजट में वित्त मंत्री ने उदारीकरण की विनिमय दर पर प्रणाली की घोषणा किया है? ठीक है, उदारीकरण। तो अब देख ही सकते हैं, यूनियन बजट है 93 से 94, 91 से 92, 92 से 93 में से कोई नहीं। तो किस बजट में? तो 92 93 कहाँ है? तो ये सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, यूनियन बजट 92 93 के तहत। चलिए 67, राम सागर सम्मेलन किससे संबंधित है? सबको मालूम है, आर्द्र भूमि से संबंधित है, ठीक है। अगला बताइएगा, कार्बन। सभी जैव कार्बनिक यौगिक का अनिवार्य है मूल तत्व कौन सा है? कार्बन ही हो जाएगा, ठीक है, कार्बन हो जाएगा, ठीक है, कार्बन। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित कौन नहीं है? तो क्लोरोमाइसोटीन पहला, जिसको टाइफाइडेनीनासी कहते हैं, ठीक है। दूसरा क्रिस्टल वायलेट, जिसको पूर्तिरोधी कहते हैं, ये भी ठीक है। अगला देखिए क्विनीन, हाँ क्विनीन है, मलेरिया रोधी रोग हो जाएगा, और एस्पिरिन निश्चेतक है, ठीक। तो ये सब 69 के थे, ठीक है। तो 71 नंबर क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन क्या है, यहाँ पढ़िए। जैविक ऑक्सीजन मांग BOD, जिसके लिए एक मानक मापदंड क्या है? पहला, रक्त में ऑक्सीजन स्तर मापने के लिए। दूसरा, वन परिस्थिति तंत्रों में ऑक्सीजन स्तर की अभिकलन के लिए। तीसरा, जलीय परिस्थिति तंत्रों में प्रदूषण के मापन के लिए। चौथा, उच्च तुंगनता क्षेत्रों में ऑक्सीजन स्तरों के आकलन के लिए। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? BOD, जलीय परिस्थिति तंत्रों में प्रदूषण के, ठीक है, और मापन के लिए, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा C इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, C। चलिए 71 का C हो गया। अगला देखिए 72, वियतनाम की राजधानी कहाँ है? वियतनाम की राजधानी कहाँ हो जाएगी? तो हंगोई, सबको मालूम है, आसान प्रश्न था, हंगोई। लुकासा देखिए, लुकासा किसकी राजधानी, कोई बताइएगा? देखिए जाम्बिया की राजधानी लुकासा,
लुकासा जो ही है जाम्बिया की राजधानी लुकासा। निकोसिया किसकी राजधानी है, सो बताइए। निकोसिया किसी को पता चल रहा है, नहीं मालूम चला निकोसिया। कराकस, कराकस तो वेनेजुएला की राजधानी है, ठीक है। कराकस वेनेजुएला के, और लुसाका था जाम्बिया का, हांगोई वियतनाम का। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के सर्वोच्च सैन्य अलंकरण परमवीर चक्र के पहले प्राप्त करता थे? तो सर्व सैन्य अलंकरण परमवीर चक्र के पहले तो एक क्या है ऑप्शन देखते हैं, जदुनाथ सिंह, अल्बर्ट एक्का, करम सिंह और सोमनाथ शर्मा। तो कौन है? तो हो जाएगा सोमनाथ शर्मा, ठीक है, सोमनाथ शर्मा परमवीर चक्र। अगला, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन बैडमिंटन का वर्तमान शासी निकाय है? तो कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन बैडमिंटन का वर्तमान शासी निकाय है? तो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन समिति, अंतर्राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक समिति, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? तो बैडमिंटन वर्ल्ड, क्या बैडमिंटन का तो वर्ल्ड फेडरेशन होगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर खिलाड़ी ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कभी प्राप्त नहीं किया है? विराट कोहली को बिल्कुल मिला है, सचिन को मिला है, MS धोनी को मिला है, लेकिन शिखर धवन को नहीं मिला बेचारा, ये आउट हो गए, ठीक है। तो हम आपको बता देते हैं राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है, ठीक है, शिखर धवन जो है क्रिकेट खेलते हैं, कभी इनको नहीं मिला है, ठीक है। सचिन तेंदुलकर को पहले क्रिकेटर जिनको प्रतिष्ठित खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने के 8वें खिलाड़ी है, ठीक है। 25 लाख इसमें राशि दी जाती है। तो बस 75 हमारे क्वेश्चंस हो गए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो ठीक है शेयर कर दीजिए, कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, आपके मार्क्स कितने आते हैं बिल्कुल बताइए। फिर हम दूसरे दिन दूसरे सेट लेकर हाजिर रहेंगे। तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, जय हिंद।